ठीक है, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि यूनिट सेल से है, और उस चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ओके, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, दिस इज द नेम ऑफ द टुडेज चैप्टर। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सेल साइकिल। सेल साइकिल इज अ जेनेटिकली कंट्रोल्ड, सेल साइकिल क्या है, एक जेनेटिकली कंट्रोल्ड, ठीक है, जेनेटिकली कंट्रोल्ड सीरीज ऑफ चेंजेस है। सेल साइकिल इज अ जेनेटिकली कंट्रोल्ड सीरीज ऑफ चेंजेस, ठीक है, दैट ऑकर इन अ न्यूली फॉर्म सेल्स। ये किस में होता है, एक न्यूली फॉर्म सेल्स में होता है। जेनेटिकली कंट्रोल्ड सीरीज ऑफ चेंजेस जो न्यूली फॉर्म सेल्स में होता है, ठीक है, जिसके द्वारा बाय विच इट मीन्स न्यूली फॉर्म सेल, बाय विच इट डुप्लीकेट its genome, genome means DNA, by which it duplicate its genome. Next, synthesizes other cellular constituents, synthesizes other cellular constituents, cellular constituents। उसके बाद undergo growth and finally divide to form two new daughter cell, ठीक है, and divides to form two daughter cell, ठीक है। तो what is cell cycle? It is a genetically controlled series of changes, okay, which occur in a newly formed cells, by which this newly formed cell duplicate its genome, वो अपने DNA के अमाउंट को डबल कर लेगा। उसके बाद synthesizes other cellular constituents, cellular constituents मतलब जो other organelles है या बॉडीज है उसको डबलिंग करेगा, अंडरगो ग्रोथ, शेप और साइज में इंक्रीज करेगा, एंड फाइनली इट डिवाइड्स टू फॉर्म टू डॉटर सेल। ओके, नाउ ऑल दिस इवेंट्स आर टेकिंग प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर एंड अंडर जेनेटिक कंट्रोल। ऑल दीज इवेंट्स occur in a coordinated manner, ये सभी इवेंट्स एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में हो रहा है, एंड अंडर जेनेटिक कंट्रोल, अब इस पूरे सेल साइकिल को कैरी ऑन करने के लिए दो प्रोटीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। पहला प्रोटीन का नाम क्या है, पहला प्रोटीन का नाम है साइक्लिन, दूसरा का नाम है सीडीकेस, ठीक है। तो लिखेंगे वेरियस फेजेस ऑफ अ सेल साइकिल, वेरियस फेजेस ऑफ अ सेल साइकिल आर कंट्रोल्ड by a protein, क्या नाम है, साइक्लिन,
एंड CDKs। इसी नाम से नीट ये सब में क्वेश्चन आता कॉम्पिटिटिव में। CDKs का फुल फॉर्म है साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। ठीक है, सो दिस होल सेल साइकिल आर कंट्रोल्ड बाय टू प्रोटीन, cyclin and cyclin dependent protein kinase. Now we must know what this protein role have. Basically जो cyclin है protein kinase, ये है ना CDKs, protein kinase phosphorylate protein using ATP. Protein kinase क्या करेगा? Are enzymes that phosphorylate protein using ATP। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? It leads to breakdown of nuclear membrane. It leads to breakdown of nuclear membrane। ठीक है, देखो फिर से एक बार समझो। सेल साइकिल एक जेनेटिकली कंट्रोल्ड सीरीज ऑफ चेंजेस है जो कि एक न्यूली फॉर्म सेल्स में हो रहा है। ठीक है, न्यूली फॉर्म सेल्स क्या कर रहा है? पहले फर्स्ट पॉइंट, इट डुप्लीकेट इट्स जीनोम, ये अपने डीएनए के अमाउंट को डबल कर रहा है। सेकेंड, it synthesize cellular components or constituents. Third, it undergo growth, that means it increase in shape and size. And finally, this newly formed cells, when its growth is completed, genome is doubled, cellular constituent भी synthesize हो गया, ये divide करता है और दो daughter cell को form करता है। जितने भी events इस cell cycle में होते हैं, they occur in a coordinated manner, and these all are under genetic control. Second point. Third point, various phases of cell cycle are controlled by two proteins, cyclin and cyclin dependent protein kinase. Kinase is an enzyme that phosphorylate protein using ATP. Phosphorylate protein means it adds phosphorus to the protein group by using ATP. Now this action of kinase leads to breakdown of nuclear membrane, और इसके कारण जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या जिसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं वो ब्रेक्स हो जाता, टूट जाता है। यहां तक समझ आ गया? बोलो, किसी को दिक्कत है? सर थोड़ा लेट से ज्वाइन किया। तो शुरू से ही तो बताए क्या दिक्कत है, बोलो। सर ऊपर में स्टार्टिंग में जो बताया। देखो, सेल साइकिल कैसा है? एक जेनेटिकली कंट्रोल्ड सीरीज ऑफ चेंजेस है। मतलब हमारे बॉडी में, प्लांट में या एनिमल में जो भी सेल साइकिल होता है ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। ठीक है, और इस जेनेटिकली कंट्रोल्ड जो सेल साइकिल है इसमें सीरीज ऑफ चेंजेस, लगातार कई सारे बदलाव होते हैं। किसमें? न्यूली फॉर्म सेल्स में। क्या क्या बदलाव होते हैं? व्हाट आर द चेंजेस? फर्स्ट, उसका डीएनए डबल होता है, डुप्लीकेट इट्स जीनोम। सेकेंड, सिंथेसिस ऑफ अदर सेलुलर कंस्टिट्यूएंट्स, उसके पास जो भी सेल ऑर्गेनल्स है उसका डबलिंग होता है। थर्ड, उसके शेप और साइज में इंक्रीज होता है, दैट इज कॉल्ड अंडरगो ग्रोथ। एंड फाइनली जब उसका डीएनए का अमाउंट डबल हो गया, सेलुलर कंस्टिट्यूएंट सिंथेसाइज हो गया, शेप और साइज में भी वो कंप्लीटली इंक्रीज कर गया, इट अंडरगो डिवीजन। अब वो सेल न्यूली फॉर्म सेल डिवाइड करेगा और फाइनली क्या प्रोडक्ट देगा? टू न्यू डॉटर सेल। अब समझ आया? हाँ, यस सर। ठीक है। और किसी को प्रॉब्लम? सकलेन, कोई दिक्कत है? सुजीत? सर लास्ट में थोड़ा जो ब्रेकडाउन वाला बता दीजिए। देखो, दो प्रोटीन पूरे सेल साइकिल को कंट्रोल कर रहा है। पहला का नाम क्या है? साइक्लिन। दूसरे का नाम क्या है? साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस। ये जो काइनेस प्रोटीन है ये क्या करता है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है,
देखो कोई भी मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो या सेल मेम्ब्रेन हो, इट इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन, मीन्स लिपिड प्लस प्रोटीन। तो वो प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करता है, ठीक है, एटीपी के यूज करके, बिकॉज एटीपी इज अ एनर्जी रिच कंपाउंड, इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर द फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। अब जैसे ही फॉस्फोराइलेशन हो जाता है प्रोटीन का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाता है, क्योंकि जब तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं टूटेगा सेल डिवीजन नहीं हो सकता है। समझ आया? Yes, sir. ठीक है, अब देखो और किसी कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे फेजेस। देखो ब्रॉड सेंस में अगर देखा जाए तो पूरा सेल साइकिल, हाँ बोलो। सर आकृति को ज्वाइन कर लीजिए। कहाँ है आकृति? ठीक देखो फिर से एक बार बोल दे रहे हैं आकृति के लिए। सेल साइकिल एक जेनेटिकली कंट्रोल्ड सीरीज ऑफ चेंजेस है। जेनेटिकली कंट्रोल्ड जो सीरीज ऑफ चेंजेस जिसको हम सेल साइकिल बोल रहे हैं, ये किसमें होता है? न्यूली फॉर्म सेल्स में। जब न्यूली फॉर्म सेल्स में ये होता है तो ये क्या करता है? सबसे पहले न्यूली फॉर्म सेल में जीनोम का डुप्लीकेशन होता है, यानी डीएनए का अमाउंट डबल होता है। नेक्स्ट, जितने भी उसके अंदर सेलुलर कंस्टिट्यूएंट्स है, कंपोनेंट्स जैसे अदर सेल ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, रेटिकुलम, व्हाटएवर इट इज, दे अंडरगो सिंथेसाइज, मतलब उसका कॉपी बनता है। नेक्स्ट, द सेल इंक्रीज इन शेप एंड साइज। थर्ड क्या हो रहा है? सेल शेप और साइज में इंक्रीज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। एंड फाइनली व्हेन द सेल कंप्लीट इट्स genome duplication, complete its cellular component synthesis and undergo complete increase in shape and size, it divides to form two new daughter cell, दो नए daughter cell को फॉर्म करता है। अब ये सभी इवेंट्स जो सेल साइकिल में होता है ताकि दो नए daughter cell का फॉर्मेशन हो, ठीक है? कुछ सर जीनोम है, डबल जीन को बोलते हैं। जीनोम मीन्स डीएनए, ठीक है? डीएनए। हाँ, ऑल दिस इवेंट्स, ये सेल साइकिल में क्या इवेंट्स बताए? डुप्लीकेटिंग जीनोम, सिंथेसिंग अदर सेलुलर कंस्टिट्यूएंट्स, ग्रोथ इन साइज एंड शेप एंड डिवाइड टू फॉर्म टू डॉटर सेल। ये सभी इवेंट सेल में कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है और साथ ही साथ ये सभी इवेंट्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल होता है। नेक्स्ट, ये जितने भी इवेंट सेल में हो रहे हैं, दीज आर अंडर कंट्रोल ऑफ टू प्रोटीन। First is cycline and second is cycline dependent protein kinase, and this kinase protein का एक बहुत ही important रोल है। It phosphorylate the protein using ATP। ये प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करता है ATP के मदद से। किसके प्रोटीन को? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के प्रोटीन को। क्यों ऐसा करता है? जिससे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाए, वो टूट जाए, क्योंकि जब तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिवाइड नहीं होगा, टूटेगा नहीं, क्रोमोसोम का सेपरेशन होना मुश्किल है। ऐसा नहीं कि किसी में होता नहीं, बट इट इज अ कॉमन ऑकरेंस। समझ आ गया सभी को? यस सर, यस सर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, कोई भी सेल साइकिल दो फेज में डिवाइडेड है, आई फेज एंड एम फेज। ठीक है, इन ब्रॉड सेंस cell cycle is divided into two phases। सेल साइकिल जो है वो दो फेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज इंटरफेज, ठीक है? इंटरफेज जिसको आई फेज भी कहा गया, एंड द सेकेंड इज एम फेज। एम फेज का दूसरा नाम है डिवाइडिंग फेज। डिवाइडिंग फेज सबसे पहले आओ इंटरफेज में, ठीक है? इंटरफेज में क्या होता है बोलो? सर यहाँ पे एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब यहाँ पे हो गया माइटोटिक फेज, तो यहाँ पे माइटोटिक फेज का मतलब सिंपल हो गया डिवाइडिंग फेज, ठीक है? अब आई फेज का मतलब इंटरफेज, ठीक है?
इंटरफेस में क्या होता है, इन दिस फेज द सीरीज ऑफ चेंजेस ऑकर इन अ सेल सो दैट इट प्रिपेयर इटसेल्फ टू इंटर इनटू डिवाइडिंग फेज। अगर सेल को डिवाइड करना है तो उसके पहले सेल को इस लायक बनना है कि वो डिवाइड कर सके, और ये कैपेबिलिटी, ये क्वालिटी सेल कैसे अचीव करेगा, इंटरफेस में अचीव करेगा थ्रू 3 सब स्टेजेस, दैट इज G1, S और G2। यानी सेल को डिवाइड करना है तो सर इंस्टेंटली कोई भी सेल डिवाइड नहीं करता है, उसके पहले वो अपने आप को प्रिपेयर करता है कि वो सेल डिवाइड कर सके, और ये प्रिपरेशन वो कहां पे करता है, इंटरफेस में। इसलिए कुछ साइंटिस्ट ने इंटरफेस को प्रिपरेटरी फेज भी कहा है, प्रिपरेटरी फेज, ठीक है, ये हो गया प्रिपरेटरी फेज। तो सबसे पहले व्हाट इज इंटरफेस, इसमें हम लिखेंगे इट इज अ सीरीज ऑफ चेंजेस, it is a series of changes that takes place in a newly formed cells and its nucleus। ठीक है, इंटरफेस एक सीरीज ऑफ चेंजेस है जो एक न्यूली फॉर्म सेल्स में और उसके न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, क्यों होता है, बिफोर इट बिकम capable to enter into M phase, before it become capable to divide again, या हम ये भी लिख सकते हैं बिफोर इट बिकम capable to enter into M phase। दोनों में से कोई भी वो सेंटेंस यूज करे, बात सेम ही है। ठीक है, तो इंटरफेस क्या है, ये सीरीज ऑफ चेंजेस है जो न्यूली फॉर्म सेल्स में होता है और उसके न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, कब, जब वो कैपेबल नहीं होता है डिवाइड करने के लिए, मतलब ये फेज उसको कैपेबल बनाता है सो दैट इट इजीली अंडरगो डिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट बोला जा रहा है इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्टिंग फेज। जो ऑर्थोडॉक्स कंसेप्ट था वो था इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्टिंग फेज, यानी इसका 3 नाम हो गया अगर तुम लोग ठीक से समझ गई तो। पहला इंटरफेस, दूसरा प्रिपरेटरी फेज और तीसरा रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज क्यों कहा गया, एज देयर इज नो apparent changes, as there is no apparent changes or activity related to cell division, यानी इंटरफेज में जो रेस्टिंग फेज है, इसको क्यों रेस्टिंग फेज कहा गया, क्योंकि देखा गया इस फेज में कोई एपरेंट चेंजेस ऐसा या एक्टिविटी नहीं दिखता है जो लगे कि ये सेल डिवीजन करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, बट मॉडर्न डे में ये प्रूफ हो गया कि ये प्रिपरेटरी फेज है, और पूरा सेल साइकिल अगर 100% है तो उसका 75 to 95% टाइम अकेले कंज्यूम करता है इंटरफेस। ठीक है, तो लिखेंगे इट ऑक्यूपाइज 75 to 95%, ठीक है, ऑफ द टोटल जनरेशन टाइम, ऑफ द टोटल जनरेशन टाइम। ठीक है, अब इंटरफेस के यहां तक में कोई प्रॉब्लम है? एपरेंट का मतलब होता है कि कोई ऐसा चेंज नहीं होता है जिससे लगे कि वो कुछ सेल डिवीजन के लिए तैयारी करना चाह रहा है। समझ आया? मतलब जो दिखता है, होता है ना कि कोई साइलेंटली तैयार करता है, कोई ऐसा तैयारी करता है कि सबको दिखता है कि ये पढ़ रहा है। समझ आया? अब
देखो ये जो इंटरफेस है, इंटरफेस इज सब डिवाइडेड into 3 सब स्टेजेस, into 3 सब स्टेजेस। ठीक है, वो क्या क्या है? G1 फेज, सेकेंड S फेज एंड थर्ड G2 फेज। ठीक है, सबसे पहले तीनों का नाम जान लो। G1 फेज को कहा जाता है पोस्ट माइटोटिक गैप, पोस्ट माइटोटिक गैप। एस फेज को कहा जाता है सिंथेटिक फेज, सिंथेटिक फेज। और G2 फेज को कहा जाता है प्री माइटोटिक गैप। तो ये 3 फेज के थ्रू जो न्यूली फॉर्म सेल्स है और उसका न्यूक्लियस है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है ताकि वो किस में एंट्री कर सके? इंटरफेज से एम फेज में, यानी डिवाइडिंग फेज में एंट्री कर सके। नाउ स्टेप बाय स्टेप वी डिस्कस ऑल दिस 3 फेज। अब हम इन तीनों फेज को आइसोलेटली अलग अलग डिस्कस करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? इसको रब कर दें, मिटा दें? ठीक है, देखो। हाँ बोलो, बोलो। देखो पूरा सेल साइकिल अगर 100% टाइम ले रहा है, मान लो पूरा सेल साइकिल अगर 24 आवर्स ले रहा है, तो उस 24 आवर्स टाइम का मिनिमम 75% और मैक्सिमम 95% टाइम अकेले कौन कैरी करेगा? इंटरफेस। क्योंकि एक बार अगर सेल प्रिपेयर हो गया तो सेल को डिवाइड करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। समझ आया? नेक्स्ट इज G1 फेज। अब इसको समझो, ठीक है? G1 फेज, इसको कहा जाता है पोस्ट माइटोटिक गैप। ठीक है, फर्स्ट इट इज the longest phase of interface। ये इंटरफेस का सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। ये हो गया पहला पॉइंट। सेकेंड, G1 फेज में क्या होगा? इट इज द फेज बिटवीन, ठीक है, बिटवीन the end of M phase, end of M phase of previous cell cycle and the synthetic phase, and the synthetic phase। देखो तुम लोगों को पूछना चाहिए था कि सर G1 फेज पहला फेज है इंटरफेस का और आप इसमें वर्ड यूज कर रहे हैं पोस्ट, जबकि होना चाहिए तो प्री माइटोटिक गैप, तो आप इसमें पोस्ट क्यों यूज किए? हम लोग जब इसका डेफिनेशन दिए थे सेल साइकिल का तो हमने लिखा कि जेनेटिकली कंट्रोल्ड सीरीज ऑफ चेंजेस ऑकर इन अ न्यूली फॉर्म सेल। एक न्यूली फॉर्म सेल में सीरीज ऑफ चेंजेस हो रहा है, तो वो न्यूली फॉर्म सेल का मतलब हुआ कि वो सेल कहीं से फॉर्म हुआ। तो सेल अगर फॉर्म हो रहा है तो वो कहां पे फॉर्म होगा? एम फेज में। दैट मींस सेल जस्ट एक डिवीजन फेज कंप्लीट किया है और दोबारा वो फिर से डिवाइड करना चाहता है, इसलिए वो किस में इंटर कर रहा है? इंटरफेज में। और जब वो इंटरफेज में एंट्री करेगा तो इंटरफेज का पहला फेज क्या होगा? G1 फेज। इसलिए G1 फेज को कहा गया पोस्ट माइटोटिक गैप। जो ये दर्शाता है, वो ये डेजिग्नेट करता है कि द न्यूली फॉर्म सेल जस्ट कंप्लीटेड द एम फेज इन द प्रीवियस सेल साइकिल, ओके, एंड इट इंटर द G1 phase again, that is enter the interface again, so that it become capable to divide again,
समझ आया? G1 फेज को पोस्ट माइटोटिक गैप क्यों कहा जाता है? समझ आया? सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखो G1 जो है, G1 को हम क्या बोले? पोस्ट माइटोटिक गैप। ये क्वेश्चन है कि G1 इज द फर्स्ट फेज ऑफ इंटरफेज। इफ वी कॉल एनीथिंग वी कॉल इट प्री माइटोटिक गैप, बट वी आर कॉलिंग इट पोस्ट माइटोटिक गैप। व्हाई? पोस्ट वर्ड क्यों यूज किए, प्री वर्ड क्यों नहीं यूज किए? तो इसका सिंपल आंसर है कि G1 फेज में, G1 फेज वो फेज है जो एक न्यूली फॉर्म सेल के लिए पहला फेज है, जो जस्ट अभी इन फेज को कंप्लीट करके इंटरफेज में घुसा है। यानी यहां पे जो पोस्ट माइटोटिक गैप है ये शो करता है कि द सेल विच इंटरफेज हैज जस्ट कंप्लीटेड वन डिवीजन ऑलरेडी। एक डिवीजन वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। यानी G1 फेज सिंबलाइज दैट न्यूली फॉर्म सेल is the result of already finished M phase, इसलिए इसको पोस्ट माइटोटिक गैप कहा गया है। समझ आया? यस सर। ठीक है, और किसी को प्रॉब्लम नहीं है? बोलो एनीवन? नो सर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सिंथेटिक फेज, इसमें क्या होगा? In it, RNA and protein synthesis occur। इसमें RNA और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। क्या होता है? RNA दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट, व्हाई दिस RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस नीडेड इन G1 फेज? G1 फेज में इसकी जरूरत क्या है? देखो, a large number of nucleotide, amino acid for histone protein synthesis। एमिनो एसिड का जरूरत क्यों है? हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। और energy rich compounds are formed। energy rich compounds are formed। अब यहां पे एक सोचने का विषय है कि इस G1 फेज में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस होता है, एमिनो एसिड का सिंथेसिस होता है। किसको बनाने के लिए? हिस्टोन प्रोटीन। एंड फाइनली एनर्जी रिच कंपाउंड का भी सिंथेसिस होता है। यहां पे जो क्वेश्चन है वो है हिस्टोन प्रोटीन क्या है? हमारा जो डीएनए है इट इज अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर, और हमारा तुम जितना भी सेल निकालोगे लिविंग सेल में, सभी में, बॉडी में तुमको डीएनए मिलेगा। ये संभव कैसे है? सेल तो इतना छोटा है। उसका कारण है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होता है। उसके कारण है कि उसमें दो एमिनो एसिड पाया जाता है, आर्जिनिन और लाइसिन। ठीक है, लाइसिन और आर्जिनिन ऐसा दो एमिनो एसिड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। और जब यह हिस्टोन प्रोटीन को बनाता है तो हिस्टोन प्रोटीन का भी चार्ज क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज। और डीएनए का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो अनलाइक चार्ज के बीच क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। ठीक है, जिसके कारण ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, देखो बता देते हैं डिटेल में ही। हिस्टोन प्रोटीन जो है ये 5 है, H1, H2A, H2B, H3 और H4। ये 5 हिस्टोन प्रोटीन होता है, जिसमें से H2A से लेके H4 तक पेयर में एक बॉन्ड बनाता है। ठीक है, H2A, H2B, H3, H4, ये चारों प्रोटीन पेयर में होता है। 2, 2,
2 2। तो अगर ये 2 को सबको ऐड करें तो ये क्या बना, हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर। और सभी हिस्टोन में कौन सा एमिनो एसिड पाया गया, लाइसिन एंड आर्जिनिन। लाइसिन और आर्जिनिन पाए जाने के कारण ये सभी ऑक्टामर में, सभी हिस्टोन प्रोटीन में क्या चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज। और डीएनए का चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो डीएनए इसके चारों ओर रैपिंग करेगा। ठीक है, और जब इसको रैपिंग करेगा तो इसका एंड जो है इट इज ब्लॉक्ड बाय H1 हिस्टोन प्रोटीन। तो ये जो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर रैपिंग कर गया, इसी मॉडल को कहा जाता है न्यूक्लियोसोम मॉडल। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसोम मॉडल। और इस एसोसिएशन के कारण, हिस्टोन के साथ इस डीएनए के एसोसिएशन के कारण ही डीएनए एक मिनिमम स्पेस में हर एक सेल में कंसंट्रेटेड हो जाता है। इसलिए हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस जरूरी है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस क्यों जरूरी है, इसके नेक्स्ट फेज में डीएनए का सिंथेसिस होगा। और डीएनए क्या है, डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड है। और न्यूक्लियोटाइड का अगर सिंथेसिस होना है तो पहले से न्यूक्लियोटाइड एक रॉ मटेरियल है, उसको बना किस फेज में जा रहा है, G1 फेज में। इन द G1 फेज द न्यूक्लियोटाइड इज सिंथेसाइज्ड व्हिच इज यूज्ड इन S फेज फॉर व्हाट, फॉर डीएनए डुप्लीकेशन। मींस डीएनए के कंप्लीमेंट्री कॉपी को बनाया जाता है। ये 4th पॉइंट तक समझ आ गया सभी को। यस सर। आदित्य किसी को दिक्कत, सकलेन, सुजीत। अब देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, 4 पॉइंट हो गया। 5th, in G1 phase cell has 3 ऑप्शन। G1 फेज में सेल के पास 3 ऑप्शन रहता है। पहला ऑप्शन, फर्स्ट, टू कंटिन्यू सेल साइकिल, टू कंटिन्यू सेल साइकिल एंड इंटर एस फेज। अगर सेल साइकिल को कंटिन्यू कीजिए और कंटिन्यू करने के लिए उसको G1 से एस फेज में इंटर करना पड़ेगा। सेकेंड, डिसकंटिन्यू सेल साइकिल, जो सेल इंटरफेज में है वो अभी तक इस लायक नहीं है कि वो सेल डिवीजन कर सके, तो वहीं पे वो सेल साइकिल स्टॉप करेगा एंड इंटर G0 फेज, G0 फेज। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। G0 फेज को कहा जाता है क्विसेंट स्टेज। क्या कहा जाता है, क्विसेंट स्टेज, क्विसेंट स्टेज। ठीक है। तीसरा है कि ये जो तुम्हारा G1 फेज है, ठीक है, क्या है, G1 फेज है, इसमें थर्ड क्या है, थर्ड है अरेस्टेड इन G1 फेज। अभी ये G1 फेज में ही अरेस्ट है, ठीक है। लेटर डिसाइड वेदर टू इंटर एस फेज और G0 फेज। बाद में ये सेल डिसाइड करता है कि इसको एस फेज में जाना है या G0 फेज में। यानी सेल साइकिल को, ठीक है, G1 फेज में सेल को G1 फेज 3 ऑप्शन दे रहा। पहला, टू कंटिन्यू सेल साइकिल, इंटर द एस फेज, क्योंकि एक बार G1 फेज को वो क्रॉस कर गया तो सेल साइकिल अनइंटरप्टली होता है, उसमें कोई इनहिबिशन, कोई बाधा नहीं होता है। सेकेंड, डिसकंटिन्यू सेल साइकिल, सेल साइकिल को वहीं पे स्टॉप कर देता है और उसको कहां इंटर करवा देता है, G0 फेज। G0 phase is a phase of differentiation. Differentiation means when a newly formed cell assume a particular shape and perform a specific function. जो newly formed cell है, जो एक निश्चित आकार लेगा
और एक निश्चित काम को करेगा, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन कहां पे होता है? G0 फेज में। और थर्ड है अरेस्टेड इन G1 फेज, कुछ देर के लिए वो G1 फेज में अरेस्ट होगा और लेटर G1 डिसाइड करेगा कि ये सेल से एस फेज में एंट्री करेगा या G0 फेज में एंट्री करेगा। तो ये 3 सेल ऑप्शन समझ आया? वो बताएंगे, इसके बाद बताएंगे। एस फेज होता है सिंथेटिक फेज, जिसमें डीएनए का अमाउंट डबल होता है, इसलिए एस फेज को कहा जाता है डीएनए डुप्लीकेशन फेज। डीएनए जब अपना कॉपी बनाएगा तो डीएनए का अमाउंट क्या हुआ? डबल हुआ, वो एस फेज में होता है। ठीक है। और G0 फेज उस फेज को कहा जाता है जिसमें सिर्फ डिफरेंशिएशन होता है। देखो, डिवीजन और डिफरेंशिएशन में क्या अंतर है? डिवीजन मीन्स इट इज अ प्रोसेस इन विच अ सेल डिवाइड टू फॉर्म अ न्यू सेल। एक सेल जब डिवाइड करके नए सेल को फॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड डिवीजन। लेकिन जब एक पर्टिकुलर सेल डिवाइड करना छोड़ दे, वो एक पर्टिकुलर शेप ले ले और वो एक स्पेसिफिक काम को करे, दे एज्यूम अ पर्टिकुलर शेप एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, जब वो ऐसा करे तो उसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में सेल डिवीजन नहीं होगा, सेल लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड। जब सेल लॉस्ट कर जाएगा कैपेसिटी टू डिवाइड, तो वो क्या करेगा? द सेल ऑलरेडी फॉर्म एज्यूम अ पर्टिकुलर शेप एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। समझ आया सभी को? हाँ बोलो। ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो सेल साइकिल होगा कैसे? ये तो हमारे बॉडी में कंटिन्यू बन रहा है। ठीक है। अब देखो, इसके बाद ये जो पूरा सेल साइकिल है, ठीक है, इसका इस पूरे सेल साइकिल में जो G1 फेज चल रहा है, इसके लिए डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? तो बोला जा रहा है द डिसाइडिंग फैक्टर आर माइटोजेन एंड एनर्जी रीच कंपाउंड। ये जो सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, इसको कौन मदद करता है स्टार्ट करने में? माइटोजेन और एनर्जी रिच कंपाउंड। अब यहां पे फिर सवाल आएगा, व्हाट इज माइटोजेन एंड व्हाट इज एनर्जी रिच कंपाउंड? देखो नेक्स्ट में हम बताते हैं। देखो, कोई भी रिएक्शन या कोई भी प्रोसेस किसी भी सेल में जब स्टार्ट होता है, तो उसको स्टार्ट करने के लिए एक इनिशिएटर चाहिए। क्या चाहिए? इनिशिएटर, जो इसको स्टार्ट कर सके। तो वो इनिशिएटर का काम करता है माइटोजेन। माइटोजेन क्या है समझ लो। माइटोजेन आर फैक्टर्स, एजेंट्स और सब्सटेंसेस। माइटोजेन को हम फैक्टर भी बोल सकते हैं, एजेंट्स भी बोल सकते हैं और सब्सटेंसेस भी बोल सकते हैं। इसका काम क्या है? दैट ट्रिगर सेल डिवीजन, दैट ट्रिगर सेल डिवीजन, जो किसी भी प्लांट, एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन को स्टार्ट करता है। ठीक है। अब माइटोजेन इन प्लांट सेल, ये हो गया नीट का क्वेश्चन। माइटोजेन इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में कौन माइटोजेन है? हम लोग 10 में पढ़ चुके हैं, इस बार तुम लोग का नहीं था 2020 में, साइटोकाइनिन। ठीक है। साइटोकाइनिन एक प्लांट हार्मोन है जो कि माइटोजेन के रूप में काम करता है प्लांट सेल में। अब माइटोजेन इन एनिमल सेल, माइटोजेन इन एनिमल सेल, माइटोजेन इन एनिमल सेल, इसमें क्या आएगा? सबसे पहले लिम्फोकाइन, लिम्फोकाइन, दूसरा पीडीएफ, प्लेटलेट डिराइव्ड फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव्ड फैक्टर, और दूसरा
EDGF. EDGF का फुल फॉर्म एपिडर्मल डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, यानी प्लांट में सेल डिवीजन को इनिशिएट करने के लिए एक ही माइटोजन है, उसका नाम है साइटोकाइनिन। लेकिन एनिमल में सेल डिवीजन को स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए 3 माइटोजन है। पहला लिम्फोकाइन, दूसरा पीडीएफ प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, तीसरा ईडीजीएफ एपिडर्मल डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। तो ये माइटोजन है जो कि एक फैक्टर, एजेंट या सब्सटेंस है जिसका मेन काम है ट्रिगर करना, स्टार्ट करना सेल डिवीजन को, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। तो माइटोजन क्या है, समझ आया? किसी को कोई प्रॉब्लम? इरशाद इरशाद है कि नहीं? ठीक है, देखो सकलेन समझ आ रहा है? प्रिया कुछ पूछना है? आकृति? हाँ देखो, एपिडर्मल डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, हम डिराइव्ड वर्ड यूज किए। डिराइव्ड का मतलब क्या होता है? डेरिवेशन का मतलब निकलना। तो ये एपिडर्मिस को प्रोड्यूस करने वाला फैक्टर है, एपिडर्मिस है नहीं। देखो वर्ड यूज समझो, एपिडर्मल डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, जो एपिडर्मिस लेयर को बनाएगा। एपिडर्मिस क्या है? आउटरमोस्ट लेयर इन प्लांट सेल। समझ गई? ठीक है। अब एक चीज ये तो हो गया, और दूसरा है एनर्जी रिच कंपाउंड। तो किसी भी प्लांट, एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वो कौन सा कंपाउंड है जो हमारे बॉडी में किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए एनर्जी देता है? बहुत कॉमन क्वेश्चन, एटीपी है ना। तो एनर्जी रिच कंपाउंड हो गया एटीपी। ठीक है। अब ये जो तुम्हारा यहाँ पे जीवन फेज, सेल को 3 ऑप्शन दे रहा था कि ये 3 में से आप कोई एक सिलेक्ट कीजिए। वो ऑप्शन को क्यों दे रहा था? क्योंकि जीवन फेज में एक चेक पॉइंट होता है, और उस चेक पॉइंट का नाम है माइटोटिक साइक्लिन। ठीक है, या जीवन साइक्लिन। जीवन साइक्लिन, अगर जीवन साइक्लिन को एक बार सेल क्रॉस कर गया तो विदाउट एनी इंटरप्शन, बिना किसी बाधा के, वो सेल डिवीजन को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो लिखेंगे वंस द चेक पॉइंट, वंस द चेक पॉइंट जीवन साइक्लिन, वंस द चेक पॉइंट जीवन साइक्लिन is crossed, cell division goes on uninterruptedly। ठीक है, सेल डिवीजन यहां से बिना किसी बाधा के खत्म हो जाएगा अगर वो चेक पॉइंट जीवन साइक्लिन को क्रॉस कर गया। क्योंकि जीवन साइक्लिन में ही ये 3 ऑप्शन है। पहला, टू कंटिन्यू सेल साइकिल, इंटर एस फेज। एस फेज में जैसे ही सेल पहुंच गया जीवन से, अब सेल को, सेल डिवीजन के प्रोसेस को कोई हिंडर या प्रोहिबिट नहीं करेगा। सेकेंड, डिसकंटिन्यू सेल साइकिल एंड इंटर जीनोट फेज, यहीं पे सेल साइकिल खत्म। थर्ड, फॉर सम टाइम द सेल रिमेन अरेस्टेड इन जीवन फेज एंड लेटर द जीवन साइक्लिन चेक पॉइंट विल डिसाइड वेदर द सेल टू इंटर एस फेज और जीनोट फेज। ठीक है, ये पूरा जीवन फेज समझ आ गया? सभी से पूछ रहे हैं? ठीक है, देखो अब हम लोग पढ़ेंगे एस फेज, सेकेंड फेज इसका। सेकेंड फेज है एस फेज। द अनदर नेम ऑफ एस फेज इज सिंथेटिक फेज। दूसरा नाम क्या है इसका? सिंथेटिक
फेज। सिंथेटिक फेज में क्या होता है? डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस। डीएनए सिंथेसिस takes place. That is, in this phase, the amount of DNA doubled. जो amount of DNA है वो डबल हो जाएगा, but the अमाउंट ऑफ डीएनए तो डबल हो गया, लेकिन अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, अमाउंट नहीं बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स द सेम। लेकिन क्रोमोसोम का नंबर में कोई बदलाव नहीं होगा, रिमेन सेम। ठीक है, यहां पे डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, तो नेचुरल बात है कि अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो डबल होगा, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई बदलाव नहीं होगा, इसलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स सेम। ये समझ आया कि सिंथेटिक फेज का मतलब क्या होता है? सर इसमें क्रोमोसोम कैसे सेम रख सकते हैं? क्यों नहीं होगा? क्रोमोसोम में डीएनए है, डीएनए में क्रोमोसोम तो नहीं है। समझी? तुम्हारे पास कटोरा में पूरी है, तो एक ही कटोरा है लेकिन उसमें 3-4 पूरी तो रह सकता है। समझी? क्रोमोसोम कंटेन डीएनए, डीएनए को कंटेन क्रोमोसोम नहीं, हमेशा याद रखना। क्रोमोसोम कंटेन डीएनए। ठीक है, ये 12 में है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। पहले एक मेंडल ने मिसकंसेप्शन तैयार कर दिया था कि इट इज द जीन और डीएनए विच इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर बाय देमसेल्फ। बाद में एक थ्योरी आया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वहां पे सटेन एंड बोवेरी ने ये प्रूफ कर दिया जेनेटिकली कि जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, बट जीन खुद नहीं हो सकता है। जीन को ट्रांसफर कौन करता है? क्रोमोसोम, बिकॉज जीन आर फाउंड इन द क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर थ्रू गैमेट्स। वो गैमेट्स के थ्रू क्रोमोसोम ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरे में। समझ आया मेरा बात? और किसी को यहाँ पे कोई डाउट है? किसी लाइन में पूछ लो। देखो, अब इस फेज का और एक नाम है, ये तो तुम लोग जान गए, नॉर्मल जो बुक में मिलेगा सिंथेटिक फेज। नीट में आता है, इस फेज को इनविजिबल फेज भी कहा जाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनविजिबल फेज। क्यों इनविजिबल फेज? as during this phase, ठीक है, इस फेज के दौरान क्रोमोसोम अपने आप को इस लायक बना देता है कि वो सेल डिवीजन के दौरान आसानी से सेपरेट कर देगा या सेपरेट कर सकता है विदाउट एनी चेंज इन द डीएनए अमाउंट, क्योंकि वो डीएनए का एक कॉपी बना लिया। तो जब सेल डिवीजन होगा तो न्यू सेल को देने के लिए उसके पास डीएनए का कॉपी मौजूद है, यानी उसका अपना ओरिजिनल डीएनए उसको देने की जरूरत नहीं है। यानी चुपचाप यहां पे क्रोमोसोम अपने आप को इस लायक बना लिया कि जब भी सेल डिवीजन हो इट इज प्रिपेयर टू शेयर द डीएनए। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनविजिबल फेज एज ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम is already prepared। क्रोमोसोम क्या हुआ है? ये ऑलरेडी प्रिपेयर हुआ है। क्या प्रिपेयर हुआ है? themselves। किस लिए? फॉर इक्विटेबल, इक्विटेबल मतलब समान, फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन लेटर ऑन। अब कोई तुमसे पूछ सकता है किस चीज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का? आंसर होगा डीएनए। डीएनए का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्रोमोसोम आसानी से कर सकता है। क्रोमोसोम इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड देमसेल्फ फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लेटर ऑन। व्हाट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन?
distribution of DNA. Why? Because in this phase they have already synthesized DNA. समझ आ गया? सभी को समझ आ गया? Yes, sir. अब देखो, एक काम और होता है इस फेज में, सेंट्रियोल भी इसमें डुप्लीकेट करता है, ठीक है? सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट में सेंट्रोजोम नहीं पाया जाता है, ठीक है? सेंट्रोजोम के अंदर दो हॉलो सिलिंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल डिवीजन में, लेकिन प्लांट में तो हम बोल रहे हैं सेंट्रोजोम होता नहीं है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहिए था तुम लोगों को कि सर जब सेंट्रियोल नहीं होता है तो प्लांट सेल भी तो डिवाइड करता है, कैसे? तो सेंट्रियोल के बदले प्लांट सेल में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं पोलर कैप्स। पोलर कैप्स इन प्लांट सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन। तो समझ आया प्लांट सेल में कौन सेल डिवीजन करता है? Yes, sir. ठीक है, प्लांट सेल में पोलर कैप और एनिमल सेल में सेंट्रोजोम विद सेंट्रियोल, ठीक है? तो लिखेंगे सेंट्रोजोम ऑल्सो बिगेन्स टू डिवाइड। सेंट्रोजोम ऑल्सो बिगेन्स टू डिवाइड। और क्या होगा? ऑल्सो बिगेन्स टू डिवाइड इन सेंट्रियोल कॉन्टेनिंग सेल, क्योंकि अभी तुम लोग को हम बताएं कि सेंट्रोजोम के अंदर दो हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको सेंट्रियोल बोलते हैं। टू फॉर्म टू सेंट्रोजोम, क्या बनाएगा? दो सेंट्रोजोम बनाएगा, ठीक है? अब इस फेज में समझ आ गया क्या हुआ? लास्ट फेज क्या है इंटरफेज का? लास्ट फेज है G2 फेज, ठीक है? बोलो। सर पोलर कैप किसी तरह का ऑर्गेनल्स है क्या? हाँ, सेल ऑर्गेनल्स है जो सेंट्रियोल के बदले प्लांट सेल में पाया जाता है, क्योंकि प्लांट सेल में तो सेंट्रियोल सेंट्रोजोम एब्सेंट है। तो फिर सवाल है सेंट्रोजोम इज स्पेशलाइज्ड फॉर सेल डिवीजन बट सेंट्रोजोम इज एब्सेंट इन प्लांट सेल, देन हाउ प्लांट सेल परफॉर्म सेल डिवीजन? द आंसर इज पोलर कैप्स। समझ आया? Yes, sir. अब नेक्स्ट है G2 फेज। G2 फेज, G2 फेज का दूसरा नाम है प्री माइटोटिक गैप। प्री माइटोटिक गैप, ठीक है? सबसे पहले, ठीक है, इसमें क्या है? G2 फेज में सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्टॉप। सिंथेसिस ऑफ डीएनए जो है वो एस फेज में हो रहा था, एसी फेज में खत्म हो गया। बट आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस जो G1 में स्टार्ट हुआ था वो G2 में भी कंटिन्यू हो रहा है। आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यूस, लेकिन आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस कंटिन्यू हो रहा है। ऐसा क्यों? ठीक है, इसका कारण है कि बोला जा रहा है कि ये जो आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस है ये बहुत ही एसेंशियल है कि वो G2 फेज में भी कंटिन्यू हो। क्यों? पहले एज दीज आर रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी सेल, देखो जब एक सेल डिवाइड करके नया सेल बनाएगा तो उसको हर पार्ट को तो शेयर करना है। तो अगर वो अपने ओरिजिनल सेल ऑर्गेनल्स को डिवाइड शेयर कर दिया तो फिर वो कैसे एग्जिस्ट करेगा? तो वो सेल ऑर्गेनल्स का भी डबलिंग करता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। नेक्स्ट क्या होगा? स्पिंडल फॉर्मेशन। ये जो सेंट्रियोल डबलिंग किया, ये सेंट्रियोल फॉर्म करता है स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। और नेक्स्ट क्या होगा? सेल ग्रोथ।
सेल ग्रोथ। जब इतना कुछ हो जाएगा तो सेल इंक्रीज करेगा इन बोथ शेप एंड साइज। जब ये कंप्लीट हो गया, अब जाके जब सेल ग्रोथ कंप्लीट हो गया, ये लास्ट फेज है इंटरफेस का लास्ट पार्ट। जैसे ही सेल ग्रोथ हो गया, नाउ द सेल इज 100% प्रिपेयर्ड। नाउ द सेल इज 100% प्रिपेयर्ड टू इंटर इनटू एम फेज। अब वो इस लायक बन चुका है कि वो डिवाइड करके नए डॉटर सेल को फॉर्म कर सकता है। और एक चीज, G2 फेज में भी एक चेक पॉइंट होता है जिसको माइटोटिक साइक्लिंग बोलते हैं, ठीक है। द सेकेंड चेक पॉइंट इज प्रेजेंट इन, किसमें होता है प्रेजेंट? G2 फेज में। G2 फेज दैट इज माइटोटिक साइक्लिंग। वहां पे था G1 साइक्लिंग, ये हो गया माइटोटिक साइक्लिंग, ठीक है। और यहीं से G2 जैसे G1 माइटोटिक साइक्लिंग फेज को वो इंटर करता है, वहां से ये क्रॉस करके डायरेक्ट ट्रांसफर होता है एम फेज में, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन तुम लोग बार बार पूछ रहे थे कि सर G0 फेज क्या है। G1 साइक्लिंग में पहला ऑप्शन था कि G1 फेज से आप एस में चल जाइए। दूसरा ऑप्शन था कि G1 फेज में ही आप सेल डिवीजन कंप्लीट कीजिए और G0 में चल जाइए। तो G0 क्या है समझ लो, ये एक अलग फेज है G0 फेज। G0 फेज का दूसरा नाम है क्विसेंट स्टेज, क्विसेंट फेज या स्टेज जो बोलो, ठीक है। G0 फेज में क्या होगा? इट इज द स्टेज ऑफ इनएक्टिवेशन ऑफ सेल डिवीजन। सेल का डिवाइड करना कंप्लीटली बंद हो जाएगा। इट इज द स्टेज ऑफ inactivation of, it is the stage of inactivation of सेल साइकिल। ये एक स्टेज है इनएक्टिवेशन ऑफ सेल साइकिल का, ठीक है। ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ माइटोजन, क्योंकि इस फेज में ना माइटोजन होता है ना एनर्जी रिच कंपाउंड होता है, एनर्जी रिच कंपाउंड्स, ठीक है। तो G0 फेज क्या है? स्टेज ऑफ इनएक्टिवेशन। इनएक्टिवेशन है सेल साइकिल का ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी। नॉन अवेलेबिलिटी किसका है? माइटोजन का और एनर्जी रिच कंपाउंड्स का, ठीक है। ये हो गया G0 फेज। अब G0 फेज मेटाबॉलिकली एक्टिव है। देखो G0 फेज में सेल डिवीजन बंद होता है क्योंकि माइटोजन और एनर्जी रिच कंपाउंड नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट कभी भी मत पाल लेना कि ये इनएक्टिव फेज है। इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ठीक है। द सेल रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव। मेटाबॉलिकली एक्टिव क्यों? क्योंकि इसमें डिवीजन तो नहीं होता है, बट इट देयर इज अ डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन क्या होता है वो देखो। सेल्स यूजुअली ग्रो इन साइज। सेल जो है यूजुअली साइज में ग्रो करेगा, उसके बाद फाइनली एज्यूम अ पर्टिकुलर शेप, एक निश्चित आकार लेगा, एज्यूम अ पर्टिकुलर शेप एंड come to have a specific function, come to have a specific function। समझ आया? ये फेज मेटाबॉलिकली एक्टिव क्यों है? क्योंकि यहां पे सेल साइज में इंक्रीज कर जाएगा, एज्यूम करेगा, एक निश्चित आकार लेगा और एक स्पेसिफिक काम को करेगा, और इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफरेंशिएशन। दिस phenomenon is called क्या? This phenomenon is called क्या? बोले टर्म्स?
डिफरेंशिएशन, DIFFERENTIATN, ठीक है। मतलब यहां पे सेल डिवाइड करना बंद किया, वो शेप और साइज में इंक्रीज किया, एक पर्टिकुलर शेप पहले एक्वायर किया और फाइनली एक स्पेसिफिक काम करने लगा। अब इसको डिवाइड नहीं करना है बिकॉज इट ऑलरेडी लेफ्ट द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, क्योंकि वो G1 फेज से डायरेक्टली कहां आ गया है, G0 फेज में, और इसीलिए G0 फेज को क्विसेंट फेज कहा गया। क्लियर हो गया कंसेप्ट? यस सर। सभी से पूछ रहे हैं, सुजीत, ईशान, सकलेन, ठीक है। तो आज इतना ही तक। अब नेक्स्ट हम लोग संडे को पढ़ेंगे, ठीक है। संडे का टाइम हम अनाउंस कर देंगे, दैट्स, हाँ। सर फिर स्पेस में डॉटर सेल और मदर सेल का तो इक्वल साइज हो जाएगा ना किसमें? सर, ये G2 फेज में। G2 फेज में, G2 फेज में तो सेल ग्रोथ कर रहा है ना। G2 फेज में क्या हुआ, फाइनली ड्यू टू द प्रोटीन एंड RNA सिंथेसिस द सेल इंक्रीज इन शेप एंड साइज। तो फिर दोनों का साइज एक कैसे हुआ, ये बताओ। लास्ट फेज क्या लिखे, सेल ग्रोथ। ग्रोथ मींस सेल इंक्रीज इन शेप एंड साइज, तभी ना सेल ग्रोथ होगा। तो जब वो इंक्रीज कर रहा है शेप और साइज में, तो फिर यहां तो पेरेंट सेल ही है, यहां पे डॉटर सेल बना कहां, डॉटर सेल कहां बनेगा, एम फेज में। समझ आया? हाँ सर। ठीक है, अभी नहीं बना, जो भी बनेगा एम फेज में बनेगा। एम फेज में भी डिटेल स्टडी है। एम फेज में ही तुमको दो अलग अलग डिवीजन पढ़ना पड़ेगा, माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।